कल अवकलनीय फलन के ऊपर हमने आधारित दो उपप्रमेय पढ़ी थी कि f डैश सी धनात्मक है तो c के प्रतिवेश में फलन f निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा। इसी प्रकार यदि f डैश सी ऋणात्मक है तो c के प्रतिवेश में फलन f निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान होगा। यह दोनों उपप्रमेय क्लोज इंटरवल ए बी के सिरों पर भी सत्य है। इसको अपन लेते हैं उपप्रमेय। उपरोक्त प्रमेय अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी के सिरों पर भी सत्य होगी, अर्थात ए का प्रतिवेश ए प्लस डेल्टा, क्योंकि ए के बाईं तरफ नहीं जा सकते अपन, क्लोज इंटरवल है ना, तो ए के दाईं तरफ आना पड़ेगा। प्रतिवेश ए प्लस डेल्टा इस प्रकार विद्यमान होगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए प्लस डेल्टा इम्प्लाइज, दोनों चीज ले लेते हैं। देखिए कि जब f डैश ए ग्रेटर देन 0 हो, f डैश ए धनात्मक हो, तो फिर निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा। यानी a पर सबसे छोटी वैल्यू है f की, x जैसे जैसे इधर जाएगा तो x का मान बढ़ता जाएगा, तो फलन का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अपन ने क्या कहा कि f डैश ए ग्रेटर देन 0 है तो इस प्रतिवेश में f निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा। जैसे जैसे x का मान a से a प्लस डेल्टा की ओर बढ़ेगा, fx का मान भी बढ़ता जाएगा। तो क्या कंडीशन आएगी, fx ग्रेटर देन f ऑफ a। इसी प्रकार यदि इस इंटरवल में इस a के प्रतिवेश में f डैश a ऋणात्मक हो, तो फिर ऋणात्मक होने पर इस प्रतिवेश में क्या होगा, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान का मतलब समझ गए, जो फलन का मान है वो a पर सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे अपन a से a प्लस डेल्टा की ओर बढ़ेंगे तो फलन का मान कम होता जाएगा। यानी क्या होगा, सबसे बड़ा मान कहाँ आएगा, a पर। तो fx लेस देन f ऑफ a, ये दूसरी कंडीशन आ गई कि जब f डैश ए लेस देन 0 है तो इस स्थिति में क्या होगा, फलन निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान होगा। यानी सबसे बड़ा मान कहाँ मिला, a पर। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो fx का मान घटता जाएगा। इसी प्रकार अंतिम सिरे b की बात करें, अब b के दाईं तरफ अपन नहीं जा सकते, इसका एंड पॉइंट क्या है, b है, तो b का बाया प्रतिवेश हो गया, क्या होगा, b माइनस डेल्टा b। तो टिप्पणी ऊपर में सेकंड क्या है, b का प्रतिवेश b माइनस डेल b इस प्रकार विद्यमान होगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल b, और साथ में क्या है, f डैश b ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन धनात्मक होता है तो क्या होता है, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान। यानी सबसे बड़ा मान कहाँ पर, जैसे जैसे x का मान b माइनस डेल्टा से b तक जाएगा तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा मान b माइनस डेल्टा पे, सबसे बड़ा मान b पर। तो जबकि फलन भी इस स्थिति में क्या होना चाहिए, जब धनात्मक होता है तो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान। यानी सबसे बड़ा मान कहाँ पर, f ऑफ b, सबसे बड़ा मान क्या, f ऑफ b। तो क्या कंडीशन आ गई, fx लेस देन fb इस स्थिति में, जबकि f डैश ग्रेटर देन 0 हो। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि f डैश b ह्रासमान लेस देन 0 हो। लेस देन 0 पे ऊपर अपन ने बता रखा कि जब लेस देन 0 होता है तो फलन उसके प्रतिवेश में निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान होता है। अब जब x का मान इसमें लेंगे तो सबसे जैसे जैसे इधर जाएंगे अपन b की तरफ जाएंगे तो fx का मान कम होता जाएगा, तो सबसे छोटा मान कहाँ आएगा, b पर आएगा। तो क्या कंडीशन आएगी, fx ग्रेटर देन f ऑफ b जब f डैश b लेस देन 0 हो। इस स्थिति में क्या होता है, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। इन दोनों टिप्पणियों की जरूरत जब मैं डार्बोक्स थ्योरम करूंगा, डार्बू प्रमेय करूंगा, तब मुझे काम में लेनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव डार्बोक्स थ्योरम। डार्बू प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। कथन है, यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अब अपन ने पढ़ रखा है कि अवकलनीय फलन है तो संतत है, तो अपने को f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है, तथा f डैश ए तथा f डैश बी के मध्य कोई संख्या k है, तब अंतराल
ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि उस बिंदु सी पर फलन का अवकलज के बराबर होगा, ताकि सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू के। प्रूफ पे आते हैं। देखो दिया है कि एफ डैश ए तथा एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या के है। अब माना कि एफ डैश ए लेस देन के लेस देन एफ डैश बी। एक बार एग्जाम में ऐसा भी आया जब उसने के को खुद डिफाइन किया। कैसे? कि एफ डैश ए तथा एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या के इस प्रकार है कि एफ डैश ए ग्रेटर देन एफ डैश बी। तो बिल्कुल थ्योरम का प्रूफ चेंज हो जाएगा। अपन आगे देखेंगे इस चीज को। तो अभी तो मैंने एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य के इस प्रकार माना है कि एफ डैश ए लेस देन के लेस देन एफ डैश बी। नंबर 1, हम क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फलन h निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर 2, अब देखिए f क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, k अचर है, x अवकलनीय होता ही है। तो ये दोनों फलन अवकलनीय है क्लोज इंटरवल ए बी में। दो अवकलनीय फलनों का जोड़, उनका डिफरेंस, उनका गुणांश भी अवकलनीय होता है। चूंकि एफ एक्स तथा के एक्स दोनों क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय हैं, अतः इनका अंतरफलन एफ एक्स माइनस के एक्स जो किसके बराबर है? एच एक्स के बराबर है। इनका अंतरफलन एच एक्स भी क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा। अब हम जानते हैं अवकलनीय फलन है तो वो संतत भी होता है, क्योंकि संततता होना उसकी आवश्यक कंडीशन होती है। तो इम्प्लाइज एच एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत होगा। अब अपन पढ़ के आए हैं कि जब क्लोज इंटरवल में कोई फलन संतत होता है तो वह परिबद्ध भी होता है। तो परिबद्धता प्रमेय से क्या कह सकते हैं? परिबद्धता प्रमेय से एच एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में परिबद्ध होगा। साथ ही मोस्टेस्ट प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई फलन क्लोज इंटरवल ए बी में संतत होता है तो वह अपने उच्चक व निम्नक को क्लोज इंटरवल ए बी के कम से कम एक एक बिंदुओं पर अवश्य ग्रहण करता है। तो यहाँ काम में ले रहे हैं। तथा मोस्टेस्ट प्रमेय से एच एक्स अपने परिबंधों मतलब अपर बाउंड्स तथा लोअर बाउंड्स को क्लोज इंटरवल ए बी में अवश्य ग्रहण करेगा। चूंकि एच एक्स अवकलनीय है तो इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन इक्वेशन 2 का। समीकरण 2 से एच डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स का एफ डैश एक्स माइनस के एक्स का 1 हो गया। तो ये आ गया एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस के। इक्वेशन नंबर 3, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ x की जगह a लिख रहा हूँ तो क्या आ गया? एच डैश ए इक्वल टू एफ डैश ए माइनस के लेस देन 0। क्यों? क्योंकि एफ डैश ए का मान के से छोटा है तो एफ डैश ए माइनस के क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ डैश ए माइनस के क्या हुआ? लेस देन 0। कहाँ से? 1 से। एफ डैश ए लेस देन के है तो इसका मतलब इम्प्लाइज एच डैश ए लेस देन 0। अब एच डैश ए लेस देन 0 है तो ऊपर जो अभी मैंने आपको टिप्पणी बताई है कि उपरोक्त दोनों प्रमेय उसके एंड पॉइंट्स पर भी सत्य होती है। तो जब एच डैश ए लेस देन 0 है, अब ए का बायां प्रतिवेश तो हो नहीं सकता, ए की अपने को दाईं तरफ ही जाना पड़ेगा। तो उस ऊपर वाली टिप्पणी का प्रयोग किया है, ऊपर वाली उपप्रमेय का प्रयोग किया है। अतः ए का दायां प्रतिवेश बायां नहीं होगा ना, ए का दायां प्रतिवेश क्या? ए प्लस डेल्टा इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसमें फलन एच एक्स निरंतर एक दिष्ट लेस देन 0 है ना। लेस देन 0 होने पे क्या होता है? एच डैश ए का मान लेस देन 0 है, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान होगा। अर्थात निरंतर एक दिष्ट वर्धमान मतलब सबसे बड़ा मान कहाँ पे? ए पर। जैसे जैसे उधर जाएंगे फलन का मान घटता जाएगा। समझ गए ना? सबसे बड़ा मान कहाँ पर? जब निरंतर एक दिष्ट वर्धमान एक दिष्ट ह्रासमान है इस इंटरवल में
तो इस प्रतिवेश में तो सबसे बड़ा मान कहाँ पे, ए पर। जैसे जैसे उधर जाएंगे एच एक्स का मान घटता जाएगा कि इसमें फलन एच एक्स निरंतर एक दिष्ट हासमान है, अर्थात फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा इम्प्लाइज एच एक्स लेस देन एच ऑफ ए। इससे क्या पता लग रहा है कि फलन एच ए पर अपने निम्नतम मान को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जितने भी एक्स इसमें लेंगे उन सब पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, एच। इसका मतलब ये हुआ, इससे स्पष्ट है कि फलन एच एक्स अपने निम्नतम मान को बिंदु ए पर ग्रहण नहीं करता। अब अपन इसी प्रकार से ये भी बताएंगे कि फलन एच बी पर भी अपने निम्नतम मान को ग्रहण नहीं करता। तो समीकरण 3 से अब यहाँ पर मैं एक्स की जगह बी लिख रहा हूँ, तो पुनः 3 से एच डैश बी इक्वल टू एफ डैश बी माइनस के ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक से क्या है, बी लेस देन एफ डैश बी है, तो ये बड़ा है, एफ डैश बी बड़ा है के से बी से, क्योंकि एक से के लेस देन एफ डैश बी, तो एफ डैश बी माइनस के क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ एच डैश बी ग्रेटर देन 0। अब जब एंड पॉइंट्स पर अंतिम सिरों पे पर में सत्य है, तो इसका मतलब इस बी का प्रतिवेश अब बी के दाईं तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अपने पास ये ए है और ये बी इंटरवल है, ए बी इंटरवल दे रखा है, तो ए के तो इधर नहीं जा सकते। तो ए का तो कौन सा प्रतिवेश आएगा, ए प्लस डेल्टा आएगा इधर वाला, है ना। और बी का इधर नहीं जा सकते, तो बी का कौन सा प्रतिवेश आएगा, बी माइनस डेल्टा बी आएगा, ये वाला प्रतिवेश हो गया। अब बी के उधर नहीं जा सकते ना अपन, तो अतः बी का बायां प्रतिवेश बी माइनस डेल बी इस प्रकार विद्यमान होगा कि ग्रेटर देन 0 है ना, तो निरंतर एक दिष्ट वर्धमान होगा कि इसमें फलन एच एक्स निरंतर एक दिष्ट वर्धमान फलन होगा, यानी सबसे बड़ा मान कहाँ पर, बी पर। जैसे जैसे इस इंटरवल में अपन बी की तरफ जाएंगे, एक्स का मान इधर जाएगा, तो एक्स का मान बढ़ता जाएगा, सबसे बड़ा मान बी पर, और निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है एच, तो सबसे बड़ा मान एच कहाँ ग्रहण करेगा, बी पर, एच भी सबसे बड़ा होगा। तो इसमें फलन एच एक्स निरंतर एक दिष्ट वर्धमान फलन होगा, अर्थात फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल बी इम्प्लाइज एच एक्स लेस देन एच बी। इसका मतलब बी पर भी वो अपने निम्नतम मान को ग्रहण नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि फलन एच एक्स अपने निम्नतम मान को बिंदु बी पर भी ग्रहण नहीं करता। समीकरण 4 से, कथन 4 से अपन ने क्या कहा कि ए पर अपने निम्नतम मान को ग्रहण नहीं करता। कथन 5 से अपन क्या कह रहे हैं कि वो बी पर भी ग्रहण नहीं करता, तो फिर क्या करेगा, ए और बी के मध्य किसी बिंदु पर ग्रहण करेगा। कथन 4 व 5 से स्पष्ट है कि फलन एच एक्स दोनों बिंदुओं ए तथा बी पर अपने निम्नतम मान को ग्रहण नहीं करता, अतः यह अपने निम्नतम मान को किसी बिंदु सी जो न तो ए और न बी, यानी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी पर ग्रहण करेगा। माना, अब वो निम्नतम मान को मान लेता हूँ, क्या है वो निम्नक, क्या है, माना फलन एच एक्स का निम्नतम मान निम्नक स्मॉल एम है, और वो किस बिंदु पे ग्रहण कर रहा है, एम को स्मॉल सी पर, इस बिंदु सी पर ग्रहण करता है, अर्थात एच ऑफ सी इक्वल टू एम। क्लियर। अब अपने को दो चीज लेके चलेंगे। एक बार मैं ये लेके चलूंगा कि एच डैश सी लेस देन 0, गलत चीज करूंगा कि ये संभव नहीं है। दूसरी बार मैं प्रूव करूंगा एच डैश, ये लेके चलूंगा कि एच डैश सी ग्रेटर देन 0, कहूंगा ये भी सत्य नहीं है। यानी न तो एच डैश सी लेस देन 0 सत्य है, न एच डैश सी ग्रेटर देन 0 सत्य है, तो फिर सत्य क्या होगा, एच डैश सी इक्वल टू 0। अपन ये लेके आएंगे, ठीक, स्पष्ट। माना एच डैश सी लेस देन 0। अब देखिए सी का प्रतिवेश ऐसा हो जाएगा जिसमें यह निरंतर एक दिष्ट आसमान होगा, तब बिंदु सी का दायां प्रतिवेश सी प्लस डेल्टा इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसमें फलन एच एक्स निरंतर एक दिष्ट आसमान होगा। मुझे इसका कंट्रोडक्शन प्राप्त करना है भाई, मुझे इस निम्नक को अपर बाउंड प्रूव करना है, इसलिए मैं कौन सा प्रतिवेश लेके चल रहा हूँ, सी प्लस डेल्टा,
डेल्टा लेके चल रहा हूँ, मैं C माइनस डेल C नहीं लेके चल रहा, प्रतिवेश क्या ले रहा हूँ, दायां प्रतिवेश ले रहा हूँ। आगे आपको समझ में आएगी क्यों किया ऐसा अपन ने। तो केस फर्स्ट क्या ले रहा हूँ, माना h डैश C लेस देन 0, तब बिंदु C का दायां प्रतिवेश C प्लस डेल्टा इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसमें फलन hx निरंतर एक दिश आसमान होगा। यानी सबसे बड़ा मान कहाँ पर भाई, C पर। जैसे जैसे उधर जाएंगे निरंतर एक दिश आसमान है तो फलन का मान कम होता जाएगा। तो सबसे बड़ा मान h का कहाँ पर प्राप्त हुआ, C पर। तो अर्थात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C प्लस डेल hx इज लेस देन hc। समझ गए ना, सबसे बड़ा मान कहाँ पे, C पे। निरंतर एक दिश आसमान है ना, जैसे जैसे उधर जाएंगे मान बढ़ता जाएगा। तो hx लेस देन sc इक्वल टू m। hx लेस देन m, जबकि निम्नक तो क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा, निम्न परिबंधों में से सबसे बड़ा। यहाँ तो देखो ना ऊपरी परिबंध बन रहा है ये m, hx लेस देन m ऊपरी परिबंध हो ही नहीं सकता, वो तो निम्न परिबंध होता है। इसका मतलब अपन ने ऊपर कोई गलत चीज ली है। गलत चीज क्या ली है, h डैश c लेस देन 0 लिया है। तो मैं यहाँ से वापस लिख रहा हूँ जो कि hx का निम्नक m होने का विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों आया, ये चीज गलत ली। इसका मतलब h डैश c इज नॉट लेस देन 0, नंबर 6। अब अपन ये ले लेते हैं भाई, ये तो गलत चीज है, तो अब इसको ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। केस सेकंड, जब h डैश c ग्रेटर देन 0। अब ऊपर अपन ने दायां प्रतिवेश लिया ना, मुझे लेके वही आना है, hx लेस देन hc जो कि m के बराबर है, लेके यही चीज आनी है ना। तो अब मैं बायां प्रतिवेश ले रहा हूँ। क्या बायां प्रतिवेश, C माइनस डेल C इस प्रकार विद्यमान होगा। देखो ग्रेटर देन 0 है तो निरंतर एक दिश वर्धमान, इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसमें फलन hx निरंतर एक दिष्ट वर्धमान होगा। यानी जैसे जैसे उधर जाएंगे hx का मान बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा मान कहाँ मान लेगा, C पर मिलेगा। तो अर्थात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस डेल C सच दैट कि hx लेस देन hc निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है, इसलिए hx लेस देन hc और hc किसके बराबर है, m के बराबर है। इसका मतलब hx लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस डेल C। फिर देखो निम्नक क्या हो रहा है, ऊपरी परिबंध हो रहा है। ये तो निम्नक की परिभाषा नहीं है। इसका मतलब जो कि पुनः फलन hx का निम्नक m होने का विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों आया, अपन ने क्या गलत चीज ले ली, अपन ने ये गलत चीज ले ली थी कि h डैश c ग्रेटर देन 0। इसका मतलब h डैश c का मान नॉट ग्रेटर देन 0। अब न तो h डैश c लेस देन 0 है, न h डैश c ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या होगा, h डैश c इक्वल टू 0। तो पुनः फलन hx का निम्नक m होने का विरोधाभास है, अतः h डैश c नॉट ग्रेटर देन 0। 7 नंबर। 6 व 7 से स्पष्ट है कि न तो h डैश c लेस देन 0 है, न ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब h डैश c इक्वल टू 0। 8 नंबर। अब जो अपन ने ये लिखा था h डैश x इक्वल टू f डैश x माइनस k, इक्वेशन नंबर 3 लिखा था। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं c लिख रहा हूँ। c किस में है, ओपन इंटरवल ए बी में है। पुट x इक्वल टू c इन थर्ड एंड देन यूजिंग h डैश c इक्वल टू 0 एंड देन यूजिंग इक्वेशन 8 h डैश c इक्वल टू 0 और 3 से इसका मान h डैश c का क्या है, f डैश c माइनस k implies f डैश c माइनस k इक्वल टू 0, f डैश c इक्वल टू k। c क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में है। यही अपने को प्रूव करना था। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आप एक बार खुद इसको लिखेंगे, फिर इसको समझ के लिखेंगे तो ये थ्योरम इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान थ्योरम है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हम क्यों C का दायां प्रतिवेश लेते हैं, क्यों हम C का बायां प्रतिवेश लेते हैं, क्योंकि हमने HC इक्वल टू M निम्नक लिया है
तो कुछ ऐसा अपने को प्रतिवेश लेना पड़ेगा कि जिसमें निम्न परिबंध ऊपरी परिबंध बन जाए। अगर आप फर्स्ट केस में सी का बायां प्रतिवेश ले लेंगे तो आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो ये आपको रटने की चीज़ नहीं है, ये आपको केवल समझ के करना है कि हमको लाना क्या है, हमको किस चीज़ का कंट्रोडक्शन लेके आना है, ये आपको करना है।